गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक कर रहे हैं जिसका मैं क्वेश्चन करा रही हूं और वो भी पैटर्न 2। पैटर्न 1 कंप्लीट हो चुका है और ये पैटर्न 2 का मेरा लेक्चर नंबर 27 है और ये बोर्ड में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल्स टू एन एक्स वाई। ये क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो करके आएगा, इसमें लिख कर नहीं आएगा कि आपको इसको लैग्रांज से करना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन लैग्रांज का है, क्योंकि इसमें और भी टॉपिक्स है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, नॉन होमोजीनियस, सब। तो रफ वर्क करेंगे, इसको आप एक जगह लिख लीजिए। फिर p को रिप्लेस करिए, हमको पता है p जो है वो डेल z बाई डेल x के इक्वल होता है और q जो है वो डेल z बाई डेल y के इक्वल होता है, तो उससे रिप्लेस करिए। अब ये क्या बन गया, तो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले लैग्रांज की जो पहली कंडीशन है, इसकी डिग्री और ऑर्डर दोनों 1 होना चाहिए। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए जिसकी डिग्री 1 और ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 1। तो इसमें जो डेरिवेटिव्स है वो पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिग्री देखिए, डिग्री कैसे देखते हैं, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो डेल z बाई डेल x यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है क्योंकि इसमें z का एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसके होल पावर में जो होता है वो उसकी डिग्री होती है, दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है। और इसका ऑर्डर देखिए, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव में जो डेल का पावर होता है वह उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर भी 1 है। मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो लैग्रांज की जो पहली कंडीशन है उसको ये सैटिस्फाई कर रहा है, ये जो गिवन क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, लिखा है स्मॉल p इंटू दिस इज कैपिटल P एंड दिस इज कैपिटल Q इज इक्वल्स टू R, इस फॉर्म में भी लिखा है, मतलब सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद देखिए स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है कैपिटल P और स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है कैपिटल Q और इक्वल्स टू जो है कैपिटल R, वो किसके फंक्शन होने चाहिए, एक्स वाई जेड के। दिस इज द थर्ड कंडीशन। तो ये देखिए कैपिटल P एक्स स्क्वायर है, मतलब x का फंक्शन है, कैपिटल Q वाई स्क्वायर है, मतलब y का फंक्शन है, और कैपिटल R एन एक्स वाई मतलब एक्स वाई। अब ये कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड तीनों रहे, x भी हो सकता है, y भी, या एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। मतलब हाँ, कैपिटल P Q R किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। मतलब ये जो हमारा गिवन क्वेश्चन है वो लैग्रांज की तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। मतलब हाँ, ये हमारा जो क्वेश्चन आया है वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आप इसको मेन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और ये जो आपका रफ वर्क है इसको आप काट कर सामने अपने फ्रंट पेज में आ जाएंगे। अब इधर देखिए इक्वेशन 1, अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो जो गिवन है उसे 1 डालेंगे। अब उसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन 1 इज, बताएंगे इक्वेशन 1 इज लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन 1 क्या है, लैग्रांज का लीनियर पीडीई है। फिर उसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करके कैपिटल पी क्यू आर निकालोगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करोगे, 1 को, किससे कंपेयर करोगे, बाय स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R से कंपेयर करोगे। तो स्मॉल p का कोफिशिएंट कैपिटल P जो एक्स स्क्वायर है, कैपिटल Q जो क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर, और राइट साइड में जो है वो कैपिटल R है जो आपको क्या दिया हुआ है, एन एक्स वाई है। सब निकाल लिया आपने, कैपिटल पी क्यू आर निकाल लिया। कैपिटल पी क्यू आर निकालने के बाद आप लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखोगे। तो आप लिखिए लैग्रांजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या होता है, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R। dx अपॉन कैपिटल P की जगह कैपिटल P की वैल्यू, dy कैपिटल Q की वैल्यू और dz कैपिटल R की जो वैल्यू है nxy वो लिखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि कोई दो फ्रैक्शन को लेकर आपको 2 सॉल्यूशन निकालना है। तो शुरू के 2 फ्रैक्शन को मैं ले रही हूं और आखिरी के दो फ्रैक्शन को लूंगी।
आप फर्स्ट या थर्ड को भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड थर्ड। मैं फर्स्ट टू एंड लास्ट टू कंसिडर करके दो सॉल्यूशन निकाल दें। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, मैंने लिखा नहीं है बट आपको लिखना है dy अपॉन वाई स्क्वायर। इसके बाद ये क्या है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy के नीचे dx ले जाओगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने डिग्री और कितने ऑर्डर का, तो 1 ऑर्डर 1 डिग्री का। आप लोग पढ़ चुके हो 1 ऑर्डर 1 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हो, तो 6 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले सेपरेशन देखिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब dx के साथ x वाले टर्म्स और dy के साथ y वाले टर्म्स अलग हो रहे हैं कि नहीं, अगर अलग हो रहे हैं मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से बन जाएगा। तो ये dx के नीचे x स्क्वायर लिखा हुआ है, dy के नीचे y स्क्वायर, वेरिएबल पहले से सेपरेटेड है। तो आपको कुछ नहीं, ऊपर ले जाकर आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट करिए सिंपली, ये y की पावर -2 और dy, इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करिए, मैं यहां कर रही हूं इंटीग्रेशन, x की पावर -2 का x की पावर -1 अपॉन -1, y की पावर -2 का, हमको पता है x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो y की पावर -1 अपॉन -1 हम कांस्टेंट ऐड करते हैं, चूंकि पहला फ्रैक्शन से हम पहला सॉल्यूशन निकाल रहे हैं इसलिए C1, सेकंड सॉल्यूशन में हम C2 ऐड करेंगे। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए, -1/x -1/y प्लस C1, हमको C1 चाहिए तो -1/x प्लस 1/y, इसको बॉक्स में लिख दीजिए, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। हो गया मेरा पहला सॉल्यूशन। अब मुझे सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। तो सेकंड सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया लास्ट 2 फ्रैक्शन लेंगे, मैं ये सभी को मिटा रही हूं क्वेश्चन को भी, एंड टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन। तो क्या है हमारा लास्ट 2 फ्रैक्शन, आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz अपॉन nxy, y और y कैंसिल, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dz अपॉन nx। अब ये भी क्या है, तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डिनरी। कितने ऑर्डर कितने डिग्री का, 1 ऑर्डर 1 डिग्री का। आप देखिए सेपरेशन से सॉल्व हो रहा है क्या, तो देखिए dy के नीचे y, ओके, dz के नीचे z होना चाहिए वेरिएबल, बट यहां पर x है। एक माइन्यूट प्रॉब्लम है, मैंने पैटर्न 2 क्यों डलवाया है। पैटर्न 1 में क्या होता था, शुरू के 2 और आखिरी के 2 फ्रैक्शन को लेते थे तो आराम से 2 सॉल्यूशन निकल जाता था इजीली। बट इसमें क्या है, आपका आखिरी के 2 को जब हम ले रहे हैं तो dz के नीचे वेरिएबल z होना चाहिए बट वहां पर x है। मतलब एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, एक माइन्यूट प्रॉब्लम है। अगर x हटकर उसकी जगह y भी आ जाए या z आ जाता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब मेरा जो बेसिकली काम है वो x को हटाना। तो पैटर्न 2 में मैं पैटर्न 2 इसलिए लिखवाई हूं क्योंकि मैं प्रीवियस रिजल्ट को यूज कर रही हूं। तो मैं क्या करूंगी, 1/x की वैल्यू निकालूंगी। कहां से, तो प्रीवियस में जो आया है यहां से 1/x निकाल लीजिए और उसको ले जाकर कहां पर रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। तो आपका जो 1/x है वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, z नहीं आएगा लेकिन y आएगा और dy के साथ पूरे y वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, अलग। तो यहां से 1/x मैं निकाल ले रही हूं। 1/x क्या होगा, 1/x उधर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/y पॉजिटिव और C1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये मैंने 1/x की वैल्यू निकाला, या माइनस का इनटू कर दीजिए तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/y माइनस C1, ये आ गया। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए, dy अपॉन y, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/n 1/x, ये क्या हो रहा है, रिप्लेस किससे, 1/y माइनस C1, और ये आपका dz एज इट इज। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, n तो आपका एज इट इज, y आएगा एलसीएम, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, C1y, ऐसा हो जाएगा। और यहां पर आपका dz एज इट इज और ये dy अपॉन y, ये वाला y इस y से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो बचा हुआ टर्म है उसे मैं लिख रही हूं। क्या बचा है हमारे पास में, तो dy के नीचे तो 1 आ गया, वो कैंसिल हो गया आपका, एक y जो था वो आपका कैंसिल हो गया है।
C1 इज इक्वल्स टू कितना आया था आपका जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें ऐसा था -1/x, इसको मैंने मिटा दिया, -1/x इज इक्वल्स टू -1/y प्लस C1 था, C1 इज इक्वल्स टू आपका -1/x प्लस 1/y। ये C1 को मैंने मिटा दिया था, वापस से मैंने लिख दिया है, ये है हमारा C1। अब हम क्या कर रहे हैं, हटा दिया हमने तो dy के नीचे क्या बचा है, 1 बचा है और इज इक्वल्स टू 1 माइनस C1y है और इंटू अपॉन में n है और इंटू क्या बचा है, dz बचा है। ये हो गया। अब इधर देखिए y, एक y तो कैंसिल हो गया, n बचा है। अब यहां पर dy है तो dy के नीचे y वाले टर्म को ले जाइए और चाहे तो n को राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। तो सेपरेट कर रही हूं, वेरिएबल सेपरेशन, n dy और ये नीचे आ गया C1y क्योंकि y के टर्म है इसलिए y के dy के नीचे आया और dz को मैंने सिंगल छोड़ दिया। अब इसको इंटीग्रेट करिए। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको t ले लीजिए, 1 माइनस C1y इज इक्वल्स टू t क्योंकि dy dt में चेंज हो जाएगा। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो 1 का 0 माइनस C1 कांस्टेंट y का y के रिस्पेक्ट में 1 और t का y के रिस्पेक्ट में dt बाई dy, देन dy इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस dt अपॉन C1। तो dy की जगह माइनस dt बाई C1 और 1 माइनस C1y की जगह मैं क्या रखूंगी, t। अब रिप्लेस करिए आप, इसको मैं नहीं मिटा रही हूं क्योंकि मुझे इसकी अभी रिक्वायरमेंट है तो इसको मैं नहीं मिटा रही हूं। चलिए अब सॉल्व कर रही हूं, ये आ गया। अब इसको रखे यहां पर क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अगर आपसे बनता है डायरेक्ट तो मैं बता दे रही हूं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स का log 1 प्लस एक्स होता है, वैसे ही इसका log ऑफ 1 माइनस C1y होगा, लेकिन y का कोफिशिएंट -C1 है जो अपॉन में आएगा। डायरेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं बट इंटीग्रेशन है तो मैं कर दे रही हूं। क्या आएगा, अब इसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहां ले जाकर ये वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूं, n एज इट इज, dy इज रिप्लेस्ड बाय माइनस dt अपॉन C1 और होल अपॉन दिस इज रिप्लेस्ड बाय t। हो गया रिप्लेस, dy की जगह dt अपॉन C1 विद नेगेटिव साइन और इज इक्वल्स टू राइट साइड में dz। जो कांस्टेंट है उसे बाहर कर दीजिए, माइनस n अपॉन C1, dt बाई t का इंटीग्रेशन log ऑफ t होगा एंड द वैल्यू ऑफ t इज 1 माइनस C1y। ये आपका t की वैल्यू है और इज इक्वल्स टू 1 का z और प्लस दूसरा आंसर है इसलिए C2। देन C2 निकाल लीजिए, C2 इज इक्वल्स टू z को यहां ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस n अपॉन C1 log ऑफ 1 माइनस C1y और माइनस z यहां पर ट्रांसफर हो गया। ये आ गया आपका C2। बट मैंने आपको बोला था C2 की वैल्यू C1 के फॉर्म में मत निकालिए, xy के फॉर्म में निकालिए। बट यहां पर C1 जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, इसलिए C2 की वैल्यू C1 के फॉर्म में निकाल दीजिए और वहां पर एंड में आप लिख देंगे द वैल्यू ऑफ C1 इज दिस। अब हमारा 2 सॉल्यूशन आ गया तो अब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। 2 अलग अलग आने के बाद उसको कंसोइल करना है तो आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर phi of C1 comma C2 is equals to 0. Phi of what is the value of C1? See that right side, minus 1 by x plus 1 by y, comma the value of C2 is minus n upon C1 log of 1 minus C1y और माइनस ऑफ z बिग ब्रैकेट। फिर यहां पर आप बता दीजिए वेयर C1 इज इक्वल्स टू क्या है, C1 की वैल्यू -1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। मैं यहां रखी नहीं हूं क्योंकि थोड़ा अलग सा आंसर दिखेगा और इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।